नमस्कार, मैं विनीता और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। बिहार में नई पॉलिटिकल फोर्स के रूप में उभरने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में एनडीए के कई नेताओं पर आरोप लगाए, जिसके जवाब में उन मंत्रियों ने भी प्रशांत किशोर द्वारा पानी की तरह बहाए जा रहे पैसे के सोर्स पर सवाल उठा दिए हैं। अब खुद को दूध का धुला हुआ, ईमानदार और दूसरों को भ्रष्ट साबित करने के जोश में प्रशांत किशोर खुद ही अपने फंडिंग के सोर्स खुलासा करके बुरी तरह फंस गए हैं। जी हां, दरअसल प्रशांत किशोर ने अपने ऊपर लग रहे फंडिंग के आरोप पर सफाई पेश करने के साथ ही अपनी कमाई, फीस और जनसुराज पार्टी को मिले दान के आंकड़े भी पेश किए। प्रशांत किशोर ने बताया कि जनसुराज पार्टी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद उन्होंने ही दान में बड़ी रकम दी है, और वो भी अपने अकाउंट से, जो रकम पिछले 3 साल में उनको पेशेवराना फीस के रूप में मिली है उसी से। प्रशांत किशोर के मुताबिक बीते 3 साल में उनके अकाउंट में कुल 241 करोड़ रुपए आए हैं। ये रकम उनकी पेशेवर फीस के रूप में मिली है। प्रशांत किशोर ने बताया कि अपनी फीस की रकम से ही जनसुराज पार्टी को 98 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं जो भी फीस लेता हूं उसमें अपना खर्च काट करके जो बचता है उसे पार्टी के नाम डोनेट कर देता हूं। मैंने अपने अकाउंट से जनसुराज को 98 करोड़ डोनेट किया है। अपनी फीस के बारे में डिटेल में बताते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि एक सलाह के लिए वो 11 करोड़ रुपए तक चार्ज कर चुके हैं। इसी खुलासे के दौरान प्रशांत किशोर ने एक कंपनी का नाम लिया, जिसका नाम है नवयुगा कंस्ट्रक्शन, और इसी कंपनी ने 2 घंटे की सलाह के लिए उन्हें 11 करोड़ की भारी भरकम फीस दी। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अगर आप सोशल साइट एक्स के एआई ग्रुप से दुनिया में सबसे महंगी सलाह की फीस के बारे में पूछेंगे तो पता चलेगा कि 1000 से $1200 प्रति घंटा इसकी फीस होती है, जबकि प्रशांत किशोर 2 घंटे के लिए 11 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं, जो $12 लाख से भी ज्यादा हो रहा है। अब बताइए, क्या 241 करोड़ की इनकम 3 वर्षों में किसी सलाह के लिए कहीं से भी नॉर्मल कही जा सकती है? किसी भी चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट या नॉर्मल कंसल्टेंसी प्रोफेशन में इतनी बड़ी रकम मिलना डाउटफुल नहीं लगता। एक कंपनी जिसका नाम प्रशांत किशोर ने बताया, उससे मात्र 2 घंटे की सलाह के लिए 11 करोड़ का भुगतान अनरियलिस्टिक नहीं लगता। संदेह तो इस बात को लेकर भी जताया जा रहा है कि अब तक अपने आप को राजनीतिक सलाहकार बताने वाले पीके कब रातों रात कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक्सपर्ट सलाहकार बन गए, जिसकी खबर किसी को कानो कान लगने नहीं दी। ये सारे संदेह इसी ओर इशारा करते हैं कि प्रशांत किशोर की इनकम सलाह की राशि से ज्यादा एक राजनीतिक सौदेबाजी है। आप ये सोचिए कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो किसी भी राजनीतिक दल या नेता को चुनावी रणनीतिकार के तौर पर सलाह देने के लिए कम से कम 100 करोड़ रुपए की फीस लेते हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि लगभग 10 राज्यों की सरकारें उनके द्वारा तैयार की गई स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रही हैं। प्रशांत किशोर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जनसुराज और प्रशांत किशोर के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं जो सलाह देता हूं ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। तो भाई प्रशांत जी, क्यों नहीं बिहार के दूसरे बच्चों को भी अपने जैसा ताकतवर बनाने के लिए कुछ करते हैं? क्यों नहीं अपनी स्ट्रैटेजी बिहार के युवाओं को भी सिखाते हैं, ताकि वो भी पैसे कमाकर आपकी तरह दिखावे के लिए ही सही, कम से कम बिहार का भला करने की बात करें? जो पैसे अब तक आप तमाम राजनीतिक पार्टियों को सलाह देकर कमाते आए हैं, क्यों नहीं उन पैसों को अब तक बिहार के विकास के लिए लगाया? क्या सत्ता और कुर्सी मिलेगी तभी बिहार का विकास और भला सोचेंगे आप? चलिए, जब प्रशांत किशोर को लेकर इतनी बातें हो रही हैं तो क्यों ना कुछ जरूरी चीजों पर भी बात की जाए, जिससे अपॉर्चुनिस्ट प्रशांत किशोर की असलियत और सामने आ जाए। वैसे जब मैं प्रशांत किशोर की इनकम की कुंडली निकाल रही थी, तब इसी वर्ष फरवरी 2025 से जुड़ी एक खबर मिली, जिसके मुताबिक जनता दल यूनाइटेड ने प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की फंडिंग को लेकर उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर सवाल उठाए थे। जेडीयू नेता ने खुलासा करते हुए बताया था कि प्रशांत किशोर खुद को पार्टी का संरक्षक बताते हैं, लेकिन चुनाव आयोग के दस्तावेजों में उनका नाम तक दर्ज नहीं है। इससे पार्टी के वास्तविक नेतृत्व और नियंत्रण को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रशांत किशोर की पार्टी को डायरेक्टली फंडिंग नहीं होती, बल्कि जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन नाम की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन यानी स्वयंसेवी संस्था को आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। इस एनजीओ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट संदिग्ध व्यक्तियों के हाथों में है, जो बार बार अपने डायरेक्टर्स को बदलते रहते हैं। इतना ही नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए आरोप लगाया था कि पॉलिटिकल पर्पस के लिए एनजीओ का इस्तेमाल कानूनी और नैतिक रूप से
गलत है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में इस एनजीओ को 48.75 करोड़ रुपए की डोनेशन मिली थी, जिसमें सबसे बड़ा डोनेशन 14 करोड़ रुपए राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त हुआ था। उन्होंने ये भी सवाल उठाते हुए कहा था कि बिहार की राजनीति के लिए ज्यादातर चंदा तेलंगाना और हैदराबाद की कंपनियों से क्यों आ रहा है। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जेडीयू प्रवक्ता ने सवाल उठाते हुए कहा था कि इन कंपनियों की वास्तविक पूंजी यानी रियल कैपिटल बहुत कम है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए का दान दिया है। राम सेतु इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड जैसी कंपनियों के नाम और डायरेक्टर्स बार बार बदले गए हैं। जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल संस्था के रूप में रजिस्टर्ड है, लेकिन ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज में एंगेज्ड है। हर 2 से 3 सालों में इस कंपनी के डायरेक्टर्स इसलिए बदल दिए जाते हैं ताकि किसी की जवाबदेही तय न हो सके। तो इन सब के बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि प्रशांत किशोर की ओर से अपनी इनकम के बारे में पेश किए गए सारे दावे क्यों संदेह के घेरे में हैं। अगर वे सच में बिहार के भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, राज्य के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें अपनी पार्टी की फंडिंग को ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, क्योंकि अगर वे वैसा नहीं करेंगे तो ये एक राजनीतिक स्टंट और कॉर्पोरेट लॉबी का खेल दिखेगा। प्रशांत किशोर की फंडिंग को लेकर बहुत सारे आरोप लगे हैं, जिसमें इन्हें एक्सपोज किया गया है। प्रशांत किशोर पर आरोप लगे हैं कि वो शेल कंपनीज के जरिए पैसे लेते हैं और हमें बताते हैं कि ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसी यानी राजनीतिक परामर्श के जरिए आया हुआ पैसा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शेल कंपनीज क्या होती है। तो शेल कंपनियां कागजों पर बनी ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी तरह का ऑफिशियल बिजनेस नहीं करती हैं। इन कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है। इन कंपनियों के ऑपरेशन की बात की जाए तो इनमें किसी तरह का कोई काम नहीं होता। इनमें केवल कागजों पर एंट्रीज दर्ज की जाती है। आमतौर पर ये कंपनियां एक मीडियम के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करती हैं। इन कंपनियों में टैक्स को पूरी तरह बचाने या कम से कम रखने की व्यवस्था भी होती है। इसमें पूरे पैसे को एक्सपेंस के तौर पर दिखाया जाता है, जिससे टैक्स भी नहीं लगता है। ये कंपनियां न्यूनतम पेड अप कैपिटल के साथ काम करती हैं और इनका डिविडेंड इनकम 0 होता है। साथ ही टर्नओवर और ऑपरेटिंग इनकम भी बहुत कम होता है। कुछ ऐसी ही शेल कंपनीज को लेकर एनडीए के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया है कि जिसकी औकात 10 लाख की नहीं है, वो 10 करोड़ कैसे चंदा दे सकती है। पीके के पास पटना के पाटलिपुत्रा में 32 करोड़ की जमीन कैसे आ गई। देखा जाए तो फंडिंग को लेकर प्रशांत किशोर ये खेल कोई आज या बीते कल से नहीं खेल रहे हैं, बल्कि 10 साल से भी ज्यादा समय से यही खेल प्रशांत किशोर पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के नाम पर खेलते आ रहे हैं। कहा जाता है कि प्रशांत किशोर अपना खेल इतनी चतुरता से खेलते आए हैं कि लोगों को भी इनका काम बहुत सीधा और साफ सुथरा दिखता है। प्रशांत किशोर ने एक के बाद एक कई राजनेताओं को विपक्ष का चेहरा बनाने के नाम पर उनके पीआर के लिए भारी भरकम फीस और अन्य सुविधाएं लेते थे। भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरे मोर्चे यानी थर्ड फ्रंट के रूप में पीके अब तक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जैसे नेताओं को इस प्रलोभन को दिखा भी चुके हैं और इनके जरिए अपना खजाना भी भरते आए हैं। दरअसल ये सभी नेता ये समझ ही नहीं पाए थे कि कथित राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की ये चालें सिर्फ अपने घर भरने और उनकी कंपनी आईपैक को संवारने के लिए की जा रही थी। जी हाँ, प्रशांत किशोर ने न जाने कितने पॉलिटिशियंस को प्रधानमंत्री बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपनों को दिखाया और उसकी एवज में अपनी संस्था आईपैक का नाम बढ़ाया और बहुत कुछ कमाया। इतना ही नहीं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीआरएस नेता केटी रामाराव ने एक बार कहा था कि प्रशांत किशोर आईपैक के संस्थापक हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसे कौन चला रहा है। पीके ने हमें आईपैक से इंट्रोड्यूस कराया और कहा था कि ये हमारे साथ काम कर रहा है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिस राजनीतिक पार्टी के लिए प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति बना रहे थे, उन्हीं को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए आरोप लग रहे हैं कि अब तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियों में प्रशांत किशोर ने जाकर अपनी संस्था आईपैक का प्रचार करने के साथ ही उसके लिए उगाही की है, उसके जरिए अपना खजाना तो भर ही लिया और अब रही सही कसर बिहार की राजनीति में एक्टिव होकर पूरी करना चाहते हैं। वैसे प्रशांत किशोर की कंपनी सर्च करते ही आपको आईपैक तो दिख जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर की ही एक और कंपनी है जिसके बारे में कम ही लोगों को मालूम है। उस कंपनी का नाम है CAPL, सिटीजन अलायंस प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको लिंक्डइन पर दिखेगी, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। हालांकि इसमें कहीं भी प्रशांत किशोर का नाम सामने नहीं आया है। इस कंपनी के बारे में कुछ पत्रकार और जानकार ये बताते हैं कि पीके जिस पार्टी के लिए चुनावी कैंपेन करते हैं और वो पार्टी अगर सरकार बना लेती है तो राजनीतिक पार्टी के साथ ही वहां की सरकार के लिए भी काम करते हैं। पार्टी का काम आईपैक करती है और सरकार का काम CAPL। इसके पीछे प्रशांत किशोर की स्ट्रैटेजी ये होती है कि सरकार के लिए काम करने से तमाम सरकारी सुविधाओं का ये फायदा उठा सकते हैं। सरकार के फैसलों में उनका सीधा इंटरफेरेंस हो सकता है। सरकार के लिए काम करने के कारण उनसे कोई सवाल नहीं पूछ पाएगा। पैसों की हेराफेरी आसानी से हो सकेगी।
स्कैम्स हो सकेंगे। आपको ध्यान होगा कि प्रशांत किशोर पश्चिम बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में काफी एक्टिव थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का पूरा चुनावी कैंपेन संभाला था। हालांकि काम तो वो ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर हाथ था ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का। बातें तो ये भी होती है कि अभिषेक बनर्जी ने ही प्रशांत किशोर को बंगाल में इंट्रोड्यूस करवाया था। टीएमसी के चुनावी कैंपेन का कॉन्ट्रैक्ट प्रशांत किशोर को दिया था। कुछ तो चर्चा ये भी है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के नाम पर जो कुछ शेल कंपनीज हैं, उसके जरिए भी प्रशांत किशोर पैसे लेते हैं। अभिषेक बनर्जी पर लगे आरोपों के अनुसार उनके नाम ऐसी एक नहीं कई शेल कंपनीज हैं। दरअसल वेस्ट बंगाल में हुए जॉब स्कैम के एक अक्यूज सुजय कृष्णा भद्रा ने मार्च 2023 में अपनी गिरफ्तारी से पहले मीडिया के सामने ये कहा था कि वो टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के लिए काम करते हैं। वो मेरे बॉस हैं, उन्हें कोई छू नहीं सकता, इसलिए जांच एजेंसियां दूसरे लोगों को निशाना बना रही हैं। बता दें आपको, इसी जॉब स्कैम मामले में अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से सीबीआई और ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि उस समय तक इस मामले में कोई चार्जशीट दाखिल नहीं की गई थी, लेकिन उस समय ईडी ने कई संदिग्ध कंपनियों के अगेंस्ट आरोप तय किए थे, जिसमें कई शेल कंपनीज के नाम भी शामिल थे। इन बातों को आपके सामने रखने का कारण यह है कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में अभिषेक बनर्जी की कई शेल कंपनीज हैं और इन्हीं शेल कंपनियों के नाम पर प्रशांत किशोर की फंडिंग की खबरें भी सामने आती है। प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी एक और तरीके से हम समझ सकते हैं। प्रशांत किशोर जिन राज्यों को जिता चुके होते हैं उसका ढिंढोरा तो वो खूब पीटते हैं, लेकिन जहां उन्हें हार का मुंह देखना पड़ता है वहां से वे तुरंत खिसक लेते हैं। मतलब पीके अपने खेल को इतनी चतुरता से खेलते हैं कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। लेकिन फिलहाल तो प्रशांत किशोर अपने ही रचे चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे हैं, क्योंकि अब सवाल प्रशांत किशोर की फीस का ही नहीं है, बल्कि फीस देने वाली कंपनी ही सवालों के घेरे में आ गई है। जो कंपनी किसी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 11 करोड़ की रकम फीस में दे सकती है, वो अपने प्रोडक्ट के लिए कितना चार्ज करेगी? और जिस कंपनी के पास एक सलाह के लिए 11 करोड़ रुपए हैं, उसके पैसे का सोर्स क्या है? क्या ये ब्लैक मनी या हवाला से जुड़ा पैसा हो सकता है? मतलब ऐसे कई सवाल प्रशांत किशोर से उनके विरोधी अब पूछ सकते हैं। प्रशांत किशोर भले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को बेदाग नेता बताते रहे, लेकिन उन्हें मिलने वाली करोड़ों की फीस उन्हें बेदाग नहीं रहने दे रही, क्योंकि राजनीतिक फंडिंग ऐसा शब्द है जो इनकी सभी सादगी पर सवाल उठाने के लिए काफी है। राजनीतिक फंडिंग से घिर रहे प्रशांत किशोर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।